और रमन से प्रिया को क्या फ़र्क पड़ रहा था। बारिश के बाद की शाम अक्सर आसमान में एक अलग सी लाली छोड़ जाती है। सुधा भी कुदरत की इस खूबसूरती को अपनी आंखों में कैद कर लेना चाह रही थी कि अचानक प्रिया की आवाज़ से उसका ध्यान टूटा। मम्मा, यह लो आपकी चाय। प्रिया को पता था कि सुधा को बालकनी में बैठकर प्रकृति को निहारते हुए चाय पीना बेहद पसंद है, इसलिए जब भी कभी वह कॉलेज से जल्दी आ जाती तो दोनों माँ बेटी साथ बैठकर चाय पीते और गप्पे मारते। शाम को फ़ोन की घंटी बजी। सुधा के फ़ोन उठाते ही सामने से प्रिया की आवाज़ आई, मम्मा, आज मुझे कॉलेज से आने में देर हो जाएगी, आप परेशान मत होना। ठीक है, लेकिन अंधेरा होने से पहले घर आ जाना, मैं खाना बनाकर रखूँगी। हाँ, बाहर से कुछ खाकर मत आना। सुधा की हिदायत सुनकर प्रिया ने भी हामी में भर दी। वह माँ की चिंता बखूबी समझती थी। फ़ोन रखते ही सुधा की नज़र दीवार पर लगी। प्रिया और रमन की तस्वीर पर चली गई। रमन प्रिया को गोद में लिए थे। यह तस्वीर तब तक की थी जब प्रिया 2 साल की थी और वे तीनों अक्सर समंदर किनारे घूमने जाते थे। समंदर किनारे पड़ी रेत से खेलना प्रिया को खूब भाता था। वह तीनों अक्सर छुट्टी वाले दिन वहां जाया करते थे। यही सब सोचते सोचते सुधा कब 21 साल के पीछे चली गई उसे पता ही नहीं चला। सुधा और रमन की अरेंज मैरिज थी। रमन जहां शांत स्वभाव का व्यक्ति था तो वहीं सुधा खुशमिजाज, हंसती खिलाती रहने वाली लड़की। सुधा के आने से घर में सभी का मन लगा रहता। धीरे धीरे सुधा भी रमन के साथ घर गृहस्थी में रमन लगी, लेकिन रमन का कम बोलना, हर बार पर सीमित सा जवाब देना सुधा को अक्सर परेशान कर देता। सुधा ने कई बार रमन से उसके इस तरह के व्यवहार को लेकर बात करनी चाहिए, लेकिन हर बार रमन उसकी बात को टाल जाता था, कोई और बात शुरू कर देता। खैर, सुधा भी उसके व्यवहार के अनुसार खुद को ढालने लगी। वक्त के कहाँ पैर होते हैं, वह तो बस पंख लगाए उड़ता जाता है। रमन सुधा के जीवन में विवाह के 2 वर्ष बाद प्रिया आ गई। सुधा अक्सर सोचती कि प्रिया के आने से घर में रौनक सी आ गई है, शायद रमन के व्यवहार में भी बदलाव आ जाए, मगर ऐसा न हो सका। रमन प्रिया से बहुत प्यार करता था। उसके साथ घंटों खेलना, उसकी हर जिद पूरी करना, उसे घुमाने ले जाना जैसे हर पिता करता है। रमन भी प्रिया को सिर आंखों पर रखता। आखिर संतान के सामने तो बड़े बड़े कद का व्यक्ति का खुशी खुशी झुककर उसका खिलौना बन जाता। एक शाम अचानक सुधा की सास की तबीयत बिगड़ी। सुधा ने जीजा से उनकी सेवा की, लेकिन बढ़ती उम्र और अस्थमा की बीमारी के चलते कुछ ही दिनों में वे इस दुनिया को अलविदा कह गई। अब सारे घर की जिम्मेदारी सुधा पर आ गई। सास के जाने के बाद ससुर जी और ननद ने उनकी यादों को टटोलने के लिए उनकी अलमारी खोली, जिसे सुधा की सास अलावा कोई नहीं खोल सकता था। सास ने सभी को इसके सख्त हिदायत जो दे रखी थी। अलमारी खोलते ही उसने रमन और नेहा के बचपन की तस्वीरें निकली। दोनों भाई बहन खूब लड़ा करते थे, लेकिन प्रेम भी भरपूर था। नेहा ने नम आंखों से रमन के हाथ में एक तस्वीर थमा दी, जिसमें मां ने दोनों को तैयार कर स्कूल ड्रेस स्टूडियो ले जाकर फ़ोटो खिंचवाया था। सुधा भी सासू माँ की अलमारी से उनकी डायरियाँ निकाल रही थी, जिसमें वे अपने मन की बातें लिखा करती थी। साथ ही उन्होंने कई खत भी संभाल कर रखे थे जो उनके माता पिता व भाइयों द्वारा लिखे गए थे। इसमें एक खत रमन का भी था, जिसे देखकर सुधा थोड़ा चौंक गई। खत को सभी के सामने पढ़ना संभव नहीं था, इसलिए उसने उस सभी के नज़रों से छिपाकर मुट्ठी में कैद कर लिया। शाम के वक्त सुधा रमन के लिखे उस खत को लेकर छत पर गई। सुधा ने खत को खोलकर पढ़ना शुरू किया और खत के अंत होने से पहले ही सुधा की आंखों में झरझर आंसू बहने लगे। खत में रमन ने सुधा से विवाह न करने का जिक्र किया था। क्योंकि मां के सामने वह इस तरह की बातें नहीं कह सकता था, इसलिए उसने खत का सहारा लिया था। दरअसल रमन अपने ऑफिस